ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये पहला टॉपिक है हमारे कार्ल मार्क्स का। सो इट इज दी पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है ना वीडियो। वी आर कीपिंग इट स्मॉल। ना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ना वो कार्ल मार्क्स का फर्स्ट टॉपिक है। एंड अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो इसके साथ और भी आगे के जितने टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक और नाम से जानते हैं, वो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये तीन नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के लिए। पहला तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दूसरा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड तीसरा है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। नाउ हर एक सोशलॉजिस्ट का जो भी टॉपिक है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि उन्होंने किस बुक में जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। अगर आपको लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं कि हमको जो आंसर्स हैं उसमें बुक को मेंशन करना है या फिर नहीं करना है, तो अगर आप बुक को मेंशन करेंगे तो वो जो बोलते हैं ना हाफ एक्स्ट्रा मार्क्स वाली चीज वो आपको मिल सकती है। अगर ईयर नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत वाली याद नहीं है, भले ईयर मत याद करो लेकिन बुक आपको याद रहनी चाहिए। पर्टिकुलरली थिंकर्स के जो टॉपिक है उसकी तो बुक आपको याद होनी चाहिए। सो द बुक इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नाउ अब हम समझ लेते हैं कि जो वर्ड है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, इसका मतलब है क्या। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ना, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज। जैसे कि हमने ये देखा है कि हम पहले एप्स थे, फिर उसके बाद में इवोल्यूशन हुआ, फिर और इवोल्यूशन हुआ, फिर आखिरी में जाके हम ऐसे बन गए मॉडर्न मैन। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन जो है ना ये स्टार्टिंग से हो रहा है। सो दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स हैज सेड दैट जो सोसाइटी है इट हैज ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज। और ये इवोल्यूशन होने के कारण ही हिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है, जो पास्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली है दैट हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन। क्यों ऐसा वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहते हैं क्योंकि लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो वो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के कारण जो है सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ और उस इवोल्यूशन के कारण ही क्या बनी, हिस्ट्री बनी। So that's why he says that history is a process of man's self creation. Now, तो ये historical word clear हो गया। Second है materialism. जनरली मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है सोशियोलॉजी में, मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। व्हाट आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल है, इट इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग। ओके, वो सारी चीजें, थिंग्स जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, दे आर नोन एज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। एंड व्हाट आर नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते बट उसको आप फील कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, दे आर नोन एज नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने मटीरियलिज्म जो है, जो चीजें विजिबल हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि चेंज इज बेस्ड अपॉन changes in the materialistic conditions and not on metaphysical factors. Metaphysical factors क्या होते हैं, वही चीजें, आइडियाज, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। नॉन मटीरियलिस्टिक चीजों को मेटाफिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। सो ही सेज कि जो सोसाइटी में चेंज आता है वो आइडियाज के कारण चेंज नहीं आता, वो मटीरियलिस्टिक चीजों में बदलाव होने के कारण चेंज आता है। अब मान लीजिए ये किसान है, ठीक है, वो खेती कर रहा है, उसके पास पहले क्या था, हल था, है ना, तो वो हल से खेती कर रहा था, तो उसकी बहुत कम उपज होती थी, उसको बहुत टाइम लगता था। पर क्या हुआ, उसका जो मटीरियलिस्टिक चीज है ना, हल की जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई और उसको क्या मिल गया, लेट्स से ट्रैक्टर मिल गया। तो ट्रैक्टर आने से क्या हुआ, जल्दी जो है कल्टीवेशन होने लगा, कम टाइम कंज्यूम होने लगा और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। तो क्यों, मटीरियलिस्टिक चीज में चेंज आया, यहाँ पे फार्मर की सोच में चेंज नहीं आया था, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज में चेंज आया, इसलिए जो है सोसाइटी में भी चेंज आया। सो दैट्स व्हाट ही सेज कि जो मटीरियलिस्टिक चीज है अगर उसमें चेंज आएगा तो फिर सोसाइटी में चेंज आने वाला है। अब इसको हमने ड्रॉ कैसे किया है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जब हम इसको बोलते हैं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हीगेलियन डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड फ्यूअरबाच मटीरियलिज्म।
ये जो वर्ड है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ये दो चीजों का मिक्स करके बनाया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। जैसे कि ये मैं आपको बताती हूँ, हीगल, जो हीगल है उन्होंने एक थ्योरी दी थी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की। ओके, ये जो थ्योरी है ये हीगल ने दिया। एंड जो ल्यूडविग फ्यूरबाच है, ही वाज अ यंग हीगेलियन, मतलब ही वाज द फॉलोअर ऑफ हीगल। उन्होंने थ्योरी दी थी मटीरियलिज्म की। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है? इट अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में हीगल क्या बताते हैं कि किस तरीके से जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल या फिर रिलीजन में जो पावर होती है, मेंटल और आइडियल जो फोर्सेस होती हैं, वो ना, जैसे हमको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटलिज्म आया, अर्बनाइजेशन हुआ, ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों के आइडियाज में चेंज आया था, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आया। उन्होंने सोचा कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को हटा के एक नए न्यू मॉडर्न मेथड्स लेकर आते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ? सोसाइटी में चेंज आ गया। तो ये जो थ्योरी है इसको हम बोलेंगे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। क्यों? क्योंकि जो आइडियल फोर्सेस हैं या फिर जो आइडियल चीजें हैं, इंसान के दिमाग में जो आइडियाज हैं, उसके कारण चेंज आ रहा है सोसाइटी में। बट जो ल्यूडविग फ्यूरबाच है वो बोलते हैं कि जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें चेंज आ रहा है सोसाइटी में। सो इन दोनों चीजों के, इन दोनों जो थ्योरी है इसको लेते हुए कार्ल मार्क्स ने बनाया डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ना मटीरियलिज्म तो हम समझ गए कि मटीरियलिज्म क्या होता है। ये जो वर्ड है डायलेक्टिक, इसका मतलब क्या होता है? सो डायलेक्टिक्स, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है वो डायलेक्टिकल प्रोसेस पे बेस्ड है। डायलेक्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक सोसाइटी जहां पे टू अपोजिंग फोर्सेस इंटरैक्ट विद ईच अदर, so the new structures are produced and then the dialectic process continues। और इसी तरीके से जो डायलेक्टिक प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम बोलते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, एक सोसाइटी है, वहां पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर का एग्जिस्टेंस है, सब लोग क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। ओके, एंड इसके साथ एग्रीकल्चर के अपोजिशन में चल रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया यहाँ पे। ठीक, तो एग्रीकल्चर था, फिर एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अपोजिट चीज हैं। एग्रीकल्चर में इंसान खेती किसानी कर रहा है, इंडस्ट्रियलिज्म में इंसान प्रोडक्शन कर रहा है किस चीजों का? गुड्स का। सो व्हाट हैपेंड दैट ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं। बट अब मान लो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं और इसके कारण क्या होता है? एक नई चीज का इमरजेंस हो जाता है। वो क्या होता है? सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का इमरजेंस हो गया। दो अपोजिंग फोर्सेस सोसाइटी में ऑलरेडी थे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मान लीजिए लोगों को यहाँ पे भी जगह नहीं मिली, वहां पे भी जगह नहीं मिली। कुछ लोग हैं जो एग्रीकल्चर में भी अच्छे नहीं थे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी अच्छे नहीं थे। तो उसके कारण क्या हुआ? एक थर्ड सेक्टर का इमरजेंस हुआ जो है सर्विस सेक्टर की। लोग दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने लगे। जैसे कि टुडे आई एम टीचिंग यू, इट्स अ वर्क ऑफ सर्विस सेक्टर, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इस तरीके से क्या होता है? जब एक सोसाइटी में दो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो प्रिवेलेंट रहते हैं और उनके कारण क्या होता है? नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। नए स्ट्रक्चर मतलब सर्विस सेक्टर का इमरजेंस। तो इसी तरीके से क्या होता है कि डायलेक्टिकल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगी। अब कैसे? जैसे हम बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर है, ठीक है, दो चीजें मान लो, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर है। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिसमें फिर ट्रेंड में जो है ना बदलाव आएगा। तो मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड सर्विस सेक्टर है। इसके बाद क्या होगा? कुछ लोग इसमें फिट नहीं हो रहे, कुछ लोग इसमें फिट नहीं हो रहे, तो लोग फिर से वापस कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर की टुवर्ड्स जाना स्टार्ट कर देंगे कि यार यहाँ पे तो हमसे यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा, वहां पे भी काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा पुराना मेथड था इनकम जनरेट करने का, एग्रीकल्चर, हम वहां पे चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस, कि एक सोसाइटी में दो अपोजिट चीजों का होना और दो अपोजिट चीजों के कारण एक तीसरी चीज का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहेगी। सो दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स हैज सेड कि एक सोसाइटी में दो अपोजिट फोर्सेस रहती हैं और उसके कारण नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ
we should know about Karl Marx. What is Karl Marx view on society? Karl Marx का view society के बारे में क्या है? तो दो स्टेटमेंट्स वो बोलते हैं, in order to survive man must produce and man is perpetually dissatisfied animal. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जब सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई थी वहां से ही एक चीज है जो हमेशा से प्रेवेलेंट रही है यूनिवर्सली, पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली इन हिज कंट्री बट पूरे यूनिवर्स में, प्रोडक्शन. फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग it is essential for the survival of human beings. Everybody knows, ठीक है, कि अगर मेन चीज क्या है प्रोडक्शन की? फूड आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आपको रहना है तो. So he says that production was the first historical act done by the human beings and it was universal in nature. While going under production, man enters into relation with other man and it is the fundamental aspect of history. What does he says that from the starting of the society, जो मैन है उन्होंने प्रोड्यूस किया अपने आप को सस्टेनेंस करने के लिए. जो सोसाइटी है अगर उसमें आपको रहना है तो आपको प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू ईट यू हैव टू ग्रो फूड, इफ यू वांट टू वेयर यू हैव टू मेक क्लोथ्स. तो प्रोडक्शन आपको करना है. सो इट इज एन यूनिवर्सल एक्ट. इट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स. नाउ एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट ही सेज, जब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जब ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा तो वो कुछ रिलेशंस में आता है. मान लीजिए व्हाट हैपेंस कि अगर कोई किसान है, ठीक है, उसको ना क्रॉप ग्रो करने हैं, तो सबसे पहले क्रॉप ग्रो करने के लिए उसको क्या लगेगा, बीज जो होता है वो लगेगा. तो वो क्या करेगा, उस इंसान के पास जाएगा जिसके पास सीड्स की अवेलेबिलिटी है. तो दो लोगों का रिलेशन बिल्टअप हुआ. एक प्रोडक्शन के प्रोसीजर के कारण दो लोगों के रिलेशंस में जो है वो इंक्रीमेंट होता है, दो लोग रिलेशंस में आते हैं. इसी तरीके से फिर वो आगे जाएगा. मान लीजिए उसको वाटर चाहिए, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, तो वो उस इंसान के पास जाएगा जो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कैनाल्स बिल्ड कर सकता है या फिर जो है ना वो ट्यूबवेल्स लगा सकता है. तो फिर से नया रिलेशन डेवलप हो गया. फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्शन करने के लिए भी उसको कुछ लोग चाहिए अपने फील्ड पे काम करने के लिए, तो वो लोगों को लेकर आएगा. तो फिर जो लेबरर्स हैं, जो वेज लेबरर्स है, उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो डेवलप हो गया. फिर उसके बाद जब सारी चीजें हो गई, प्रोडक्शन भी हो गया, जब वो बेचने के लिए जाएगा इन दी मार्केट, तो वहां पे जो बायर है उसके साथ उसका रिलेशन फॉर्म होगा. तो दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स इज ट्राइंग टू से, कि जब हम जो भी ह्यूमन बीइंग है जब वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, तो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें ही डेवलप्स इनटू रिलेशन विथ मैन. Okay, so that's what he says. Second statement is man is perpetually dissatisfied animal. He says कि चलो ठीक है, आपने जो है प्रोडक्शन करना वो तो स्टार्ट कर दिया, बट क्या एक अनाज उगा के हो जाएगा इंसान का कि चलो ठीक है हमने चावल उगा लिया खत्म हो गया? नहीं. अगर उसने चावल उगाना सीखा है तो वो दाल उगाना भी सीखेगा, दाल उगाना सीखा है तो फिर उसको गेहूं भी उगाना सीखना है. सो ही इज परपेचुअली डिससैटिस्फाइड एनिमल. मैन प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. Once needs are satisfied, others are created. Thus, production continues and history proceeds. What does Karl Marx says? कि अगर प्रोडक्शन चलता रहेगा तो उसी से जो है हिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है. तो उसने अगर एक चीज का प्रोडक्शन कर लिया तो वो क्या हो गया, डिससैटिस्फाई होगा कि नहीं हमारी एक चीज का प्रोडक्शन कर लिया है हमने, अब हमको दूसरी चीज का प्रोडक्शन करना है. तो अगर क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज कार्ल मार्क्स व्यू ऑन सोसाइटी, सो दीज आर द टू मेन important statements which you have to mention, that in order to survive man must produce and man is perpetually dissatisfied animal. Now that was the first thing, ये दो statements. अभी वो क्या बोलते हैं, society consists of two things, relations of production and forces of production. जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन में एंटर होता है. तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है. रिलेशन, एक लिविंग थिंग्स का रिलेशन और एक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का रिलेशन. सो लिविंग थिंग्स का रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन. एज आई सेड, जो मैंने फार्मर वाला एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशन में आना बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन. नाउ व्हाट कार्ल मार्क्स हैज सेड
कि सोसाइटी में दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, दो टाइप की क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास इज हैव्स एंड सेकेंड क्लास इज हैव नॉट्स। ब्रॉडली उन्होंने कैटेगराइज कर दिया दो एक्सट्रीम, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो हैव्स हैं, आप समझ लो कि जो फील्ड है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसका जो ओनर है वो है हैव। क्यों? क्योंकि उसके पास फील्ड है, और उस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो है हैव नॉट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है, वो इसलिए वहां पे काम करने आ रहे हैं ताकि वो वहां से पैसा कमा सके एंड अपनी जो लाइफ है उसको चला सके। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स। नाउ ही हैज सेड कि ये जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एंटागनिस्टिक कोऑपरेशन करते हैं। एंटागनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अपोजिट, एक दूसरे से एकदम अपोजिट। जो हैव है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो हैव नॉट से एकदम अपोजिट होगी। हैव क्या चाहेगा? जो फार्मर है, मतलब जिसकी फील्ड है, वो क्या चाहेगा कि वर्कर्स बहुत ही कम दाम में काम करें, है ना, ज्यादा देर तक काम करें। उसी के अपोजिट में हैव नॉट्स की क्या आइडियोलॉजी होगी कि हमको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिले, कम समय के लिए काम करने के लिए हमें ज्यादा पैसा मिले। तो दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, प्रॉपर डिफरेंस है, बट फिर भी वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। फिर भी जो फार्मर है वो किसके पास जा रहा है? लेबरर्स के पास जा रहा है, उनको बुला के ला रहा है कि आप आइए हमारे फील्ड पे काम करिए। और जो लेबरर्स हैं वो फार्मर की फील्ड पे जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? इन्वॉल्व है। उनको कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है, उनको क्रॉप प्रोड्यूस करना है। तो ये जो कॉपरेशन होता है इसको कार्ल मार्क्स ने बोला है एंटागनिस्टिक कॉपरेशन। कि आइडियोलॉजी में, बिलीव्स में, वैल्यूज में डिफरेंस होने के बाद भी जो दो क्लासेस हैं जब वो साथ में काम करती हैं, सो इट इज नोन एज एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। ओके, सो दिस फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। दूसरा आ जाता है रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। अब ये डिपेंड करता है ओनरशिप पे एंड नॉन ओनरशिप पे। सेम एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल कि जो फार्मर है वो लैंड ओन कर रहा है, तो उसका रिलेशन किससे हो गया? लैंड से। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन मैन एंड थिंग। लेकिन जो वर्कर्स है, क्या उनका रिलेशन है फील्ड के साथ? नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो काम करने आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। ठीक है, उनका कोई हक नहीं है। सो देयर इज नॉट एनी ओनरशिप ऑफ लैंड और एनी एसेट विद द वर्कर्स और द टिलर्स ऑफ द सॉइल। उनका ओनरशिप का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो इसलिए इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप ऑफ लैंड। इसलिए जो है कार्ल मार्क्स वो क्या बोलते हैं, that it is not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary their social being determines their consciousness। अब देखो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जो वर्कर्स हैं फील्ड पे जो काम करने आ रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ओनरशिप नहीं है। वो क्या काम करने इसलिए आ रहे हैं? क्या उनके पास कोई भी होप है कि नहीं हम जा रहे हैं, हम काम करेंगे, उसके बाद हम कल को अपना लैंड खरीदेंगे? फिर यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है, डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हावी है वो कौन है? ओनरशिप वाला इंसान, जो हैव है, जिसके पास सब कुछ है, वो ज्यादा हावी है। वर्कर्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सो इसलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी कॉन्शियसनेस है कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। लेकिन कल को क्या हो कि ऐसा हो जाए कि मेरी जरूरत बन जाए, कि मुझे बस, मेरे पास सिर्फ यही एक चीज रह जाए करने के लिए, तो मैं अपने मन से ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, अपने मन से कंटेंट क्रिएशन नहीं करूंगी, ये मेरी जरूरत बन गई नहीं, क्योंकि अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे वर्कर्स की सिचुएशन है कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है काम करने के लिए, उनको काम करना है। तो जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो डिटरमाइन नहीं कर रही है कि करना है। वो कल को ये नहीं बोल सकते कि आज मैं वर्कर हूँ, कल को मैं ओनर बन जाऊंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो वर्कर हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी देयर सोशल बीइंग डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। सोशल बीइंग का मतलब क्या होता है? एक सोसाइटी में जो इंसान की पोजीशन है, जो वो काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंसान है, दो लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, तो दोनों, बोथ ऑफ देम आर मेल्स, तो उनको आप क्या बोलेंगे? दैट दे आर बीइंग्स। बट व्हाट आर द सोशल बीइंग्स?
सोशल बीइंग्स मतलब जो फर्स्ट वाला, जो पहला इंसान है उसको आप बोलोगे दैट ही इज दी व्हाट ओनर, और दूसरा जो इंसान है उसको आप क्या बोलोगे, ही इज द वर्कर। तो सोसाइटी में उसकी जो पोजीशन है उसके काम से रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंसान की पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं सोशल बीइंग। तो उसका जो सोशल बीइंग है वो उसकी कॉन्शियसनेस डिसाइड कर रहा है। जो वर्कर है, क्योंकि वो वर्कर है इसलिए वो एक्सप्लॉइटेड है, क्योंकि वो वर्कर है इसलिए उसको ज्यादा काम करना है, क्योंकि वो वर्कर है उसके पास ओनरशिप नहीं है किसी चीज की, इसलिए उसको जितने भी दाम में काम करने को मिल रहा है उसको उतने दाम में काम करना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो अपने मन से काम ढूंढता है। या जैसे बच्चे नहीं होते, उनको हम बोलते हैं आपको बड़े होके क्या बनना है, तो डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, नहीं, वो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे पहले से उसके पास एक ही रास्ता रह गया है कि मैं वर्कर हूँ, तो इसलिए उसकी मानसिकता वैसी हो गई है, वो उसी चीज में एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि मैं वर्कर हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की ओनरशिप नहीं है, तो मुझे इतने ही वेज में काम करना पड़ेगा, जो ह्यूमिलिएशन है, जो टॉलरेंस है, वो मुझे सहना ही पड़ेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो कैपिटलिज्म है, यहाँ पे मैंने आपको एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है उसमें यही होता है, दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और एक होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स के पास कोई भी वर्कर आज ये सोच ले कि आज मैं वर्कर हूँ, मैं कल को जाके इंडस्ट्री ओन करने लगूंगा, अगर वेजेस भी होते तो बात होती, नहीं, वर्कर्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो अब दब गई है, वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि सुबह वो काम करने जाएंगे, रात में आएंगे, खाना खाएंगे, फिर दोबारा काम करने के लिए जाएंगे। तो पहली चीज जो सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, रिलेशन बिटवीन मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। नाउ जो दूसरी चीज है सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो होती है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का क्या रोल है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो रॉ चीज को एक गुड में कन्वर्ट करे, एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ठीक है, उसका मतलब होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के दो टाइप बताए कार्ल मार्क्स ने, फर्स्ट इज मैन एंड सेकंड इज थिंग्स। मैन को वही हैव्स एंड हैव नॉट्स, पूरा सेम लॉजिक चलेगा, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो मैन में कभी भी अगर कहीं पे डिफरेंस लगाना है तो हैव्स एंड हैव नॉट्स, एंड थिंग्स में ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप की चीज, ठीक है। अब मैंस में क्या समझ लो आप, हैव्स में समझ लो कि जो ओनर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उनको हम समझ लो हैव्स, एंड हैव नॉट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, एक इंसान के पास पैसा था, उसने इंडस्ट्री लगाई, तो वो क्या हो गया, हैव। वो पहला फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का टाइप हो गया, वो एक इंसान था जिसने अपना पैसा लगाकर इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है। उसके बाद हैव नॉट्स, मैन में ही क्या जाएंगे, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स मतलब क्या, वर्कर्स, वो वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है, थिंग्स। अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको टूल्स, टेक्निक्स, ये सारी चीजों की जरूरत होगी, नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है। तो जो थिंग्स हैं, जो मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम थिंग्स बोलेंगे। सो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं, मैन एंड थिंग्स। सो कार्ल मार्क्स सेज दैट, मैंने आप लोगों को क्या बताया, दैट सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं आर पी, ठीक है। पहली चीज होती है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड दूसरी चीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो वीडियो इज गोइंग टू बी लेंदी, तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।